मम्मा, प्लीज़ कुछ खा लें, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सरीन कब से अपनी माँ को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सरीन की माँ साक्षी ने खाने की तरफ से मुंह फेर लिया था। नहीं सरीन, ये खाना ले जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं भूख है। लेकिन मम्मा, खाने से क्या दुश्मनी है? आप खाना तो खाएं। आपको पता है ना, आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। टाइम से खाना नहीं मिला तो आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अनुराग का जिक्र करते ही सरीन की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटे का नाम सुनते ही साक्षी का दिल भी तड़प उठा। टूटे दिल से साक्षी ने कहा, सरीन, अगर उसे मेरे इतनी ही परवाह होती तो वो मुझे यूं छोड़कर नहीं जाता। क्या उसे नहीं पता कि उसकी माँ किस हाल में है? फिर भी उसने लौटकर मेरी खबर तक नहीं ली। पूरे 5 साल हो गए, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसा नाराज़ होकर गया है कि माँ की परवाह ही नहीं रही। अच्छा है, मर जाऊंगी तो कम से कम मेरी चिता को अग्नि देने तो उसे आना ही पड़ेगा। ये कहते कहते साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी और माँ के गम में सरीन भी बेहाल हो गई। माँ की गोद में सिर रखकर वो भी रोने लगी। उसे भी अपने भाई की याद आ रही थी, लेकिन उसका भाई अनुराग पिछले 5 साल से इंडिया छोड़कर लंदन में जा बसा था और उसकी जुदाई में घरवाले तड़प रहे थे। साक्षी के दिल में भावना के लिए नफरत और भी गहरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका बेटा देश छोड़कर चला गया था। अभी भावना का ख्याल साक्षी के दिल में आया ही था कि भावना ठीक दरवाजे पर खड़ी थी। आंटी, यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, आते हुए लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैथ की एक एक्स्ट्रा क्लास छुट्टी के बाद लेनी पड़ेगी। भावना को देखकर साक्षी के गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो भावना को खरी खरी सुनाने ही वाली थी कि सरीन ने उनका हाथ पकड़कर दबाया और कुछ भी कहने से रोका था। बेटे के मना करने पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया और सरीन ने भी एक नज़र भावना की तरफ देखकर नज़रें झुका लीं। ये बेगानी और नफरत से भरी नज़रें भावना के दिल को तोड़ गई थीं। वो चुपचाप सिर झुकाई यूनिवर्सिटी की तरफ चली पड़ी। उसकी आंखों में 2 आंसू गालों पर बह गए, जिन्हें उसने बेदर्दी से साफ कर दिया। पिछले 5 साल से वो सबकी नफरत सह रही थी। बेकसूर होते हुए भी वह कसूरवार बन चुकी थी और सबकी नफरतों का निशाना बनती जा रही थी। उसने आंखें बंद की और अनुराग का चेहरा उसके सामने आ गया। क्यों किया अनुराग तुमने ऐसा? मेरी मोहब्बत की धज्जियां उड़ाते उड़ाते मेरी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा गए और मुझे सबकी नज़रों में गिराकर परदेश चले गए। नफ़रत करती हूँ तुमसे। जितनी शिद्दत से तुम्हें चाहा था, अब उतनी ही शिद्दत से नफ़रत करती हूँ तुमसे। सुन लो अनुराग आहूजा, मुझे तुमसे नफ़रत है। आंखों को अपने दुपट्टे के कोने से साफ करते हुए वो जल्दी से बस स्टैंड तक पहुंची और अपनी बस में सवार होकर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। यूनिवर्सिटी में भी उसका दिल नहीं लगा। पिछले 8 दिन से उसकी सास साक्षी की तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर के पास जाने से भी उन्होंने मना कर दिया था। बस एक ही जिद थी, मेरे बेटे को बुला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अपनी सास की तबीयत का जिम्मेदार भावना खुद को मानती थी, क्योंकि उसी की वजह से अनुराग घर छोड़कर चला गया था। जब जब अपनी सास की तबीयत के बारे में सुनती तो बेचैन हो जाती थी। सरीन उसे कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो मना कर देती। जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना उनके पेट में जा रहा था। अगर वो ठीक से खाना नहीं खाती तो ऐसे में उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जानी थी। यही सोच सोच कर यूनिवर्सिटी में भी भावना का मन नहीं लग रहा था। वो छुट्टी लेकर घर चली आई थी और बिना किसी को कुछ बताए उसने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। बेड पर गिरकर उसने खुद को कुछ पल के लिए ढीला छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका दिमाग अतीत की ओर बहने लगा। ऐसा अतीत जहां उसके लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन कब वो खुशियां दुखों में बदल गईं उसे पता ही नहीं चला था। भावना अपनी दादी की लाडली और इकलौती पोती थी। माँ बाप नहीं थे। शादी के तुरंत बाद से ही भावना के माँ बाप में एक दिन के लिए नहीं बनी थी। इसी बीच भावना का जन्म हो गया था, लेकिन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यूं एक दिन दोनों ने अपनी अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। अलग होने के बाद किसी ने भी भावना को अपने साथ रखने की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। यूं दोनों भावना को उसकी दादी की गोद में छोड़कर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। नन्ही सी भावना की परवरिश दादी की गोद में होने लगी। उसकी दादी कौशल्या के लिए भावना ही उनकी जान थी। उसे हथेली का छाला बनाकर रखा था तो उसके दादा भी कौशल्या पर जान छिड़कते थे। भावना के लिए उसके दादा दादी ही
उसके माँ बाप थे। उसका बचपन दादा दादी की गोद में ही गुजरा था। लेकिन फिर दादा का साथ भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। भावना 10 साल की थी कि उसके दादा उसे और उसकी दादी को अकेला छोड़कर चले गए और तब से वो अपनी दादी के साथ ही रह रही थी। और कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ये उसे पता ही नहीं चला। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उसका रूप रंग ऐसा निखरा था कि देखने वाले की नज़रें उस पर ठहर जाती थीं। और फिर अनुराग की नज़रें भी उस पर टिक गई थीं। अनुराग का दिल भावना पर आ गया था, लेकिन भावना इससे अनजान थी। अनुराग भावना की दादी कौशल्या की बचपन की सहेली अमृता का पोता था। अमृता अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन एक शादी के फंक्शन में अनुराग के माँ बाप से कौशल्या की मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि अमृता जी का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था, जिससे कौशल्या को बहुत दुख हुआ था। तब से ही दोनों परिवारों में आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि अनुराग के माँ बाप ने हाल ही में इस इलाके में मकान लिया था जहाँ कौशल्या अपनी पोती भावना के साथ रहती थी। घर पास होने की वजह से ये आना जाना बढ़ता गया और इसी बीच अनुराग की नज़रें भावना पर टिक गईं। वो बस उसे देखता ही रहता था। उस समय अनुराग अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और इसका इरादा एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने का था, जबकि भावना उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वो भी धीरे धीरे अनुराग की मोहभरी नज़रों का मतलब समझने लगी थी। अनुराग की नज़रों की तपिश से उसका दिल धड़क उठता था और वो भी दिल ही दिल में अनुराग को चाहने लगी थी। फिर जब अनुराग ने अपनी माँ साक्षी से कहा, मैं भावना से शादी करना चाहता हूँ, तो सब लोग कुछ देर के लिए उसे देखकर रह गए थे। फिर अनुराग के दादाजी बोले, अनुराग, भावना एक अच्छी लड़की है, उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। अनुराग ने दादाजी की बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे पता है दादाजी, लेकिन मैं भावना से शादी करना चाहता हूँ। उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उससे रिश्ता जोड़कर उसे अपने नाम करके बस मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि अब भावना मेरी है। वैसे भी मैंने कुछ महीनों पहले लंदन में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहाँ से कॉल आया है कि मेरी नौकरी पक्की समझो। शादी होते ही मैं तुरंत लंदन चला जाऊँगा और फिर विदा लेने के लिए लगभग 2 साल बाद लौटकर आऊँगा। अनुराग की इन बातों पर घर में एक गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद सबने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सहमति के भाव में सिर हिलाया। इस तरह सब बड़ों की रजामंदी से इस रिश्ते को हरी झंडी मिल गई थी। भावना की दादी भी बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्हें अनुराग बहुत पसंद था और वे भी अपनी पोते की जिम्मेदारी से जल्द मुक्त होना चाहती थीं। उन्हें ऐसा अच्छा रिश्ता इतनी जल्दी मिल गया, इससे बेहतर और क्या होता। भावना भी इस रिश्ते पर बेहद खुश थी। रात में वो अनुराग के ख्यालों में खोई हुई थी। किताबें उसके सामने पड़ी थीं, मगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अनुराग के बारे में सोचना ही उसे अच्छा लग रहा था। उसकी दादी दवाइयाँ खाकर कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला। दोनों दादी पोती एक ही कमरे में सोती थीं, क्योंकि दादी अक्सर बीमार रहती थीं और भावना अलग सोना नहीं चाहती थी कि कहीं रात में दादी को उसकी ज़रूरत पड़ ना जाए। अचानक उसे लगा कि दादी की सांसें अनियमित हो रही हैं। वो घबराकर उठी और देखा कि दादी पसीने से तरबतर थीं। एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। दादी की हालत देख भावना का दिल बैठने लगा। उसने दादी को हिलाकर उठाने की कोशिश की। दादी, प्लीज़ आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? पर कौशल्या जी बेसुध पड़ी थीं। जब कुछ समझ नहीं आया तो भावना ने तुरंत अनुराग की माँ साक्षी को कॉल किया। कुछ ही देर में सब लोग घर पर जमा हो गए और जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पता चला कि कौशल्या जी को दिल का दौरा पड़ा था। वक्त रहते अस्पताल पहुँचने से उनकी जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन अनुराग के घर वालों ने सलाह दी, अब आप दोनों हमारे घर पर ही आकर रहिए। डॉक्टर ने कहा है कि हर समय ध्यान रखना होगा, कहीं अकेले में कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। कौशल्या जी अपने घर में ही रहना चाहती थी। आखिरकार वो पोती का होने वाला ससुराल था, लेकिन सबकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वे भावना के साथ अनुराग के घर में आकर रहने लगीं। अब भावना और अनुराग का अक्सर सामना हो जाता। भावना अनुराग को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती और चुपचाप वहाँ से हट जाती, जबकि अनुराग उसकी शर्माई घबराई से झिझक को दिल में बसाकर हल्के से मुस्कुरा देता। एक दिन जब अनुराग यूनिवर्सिटी से वापस आया तो भावना अपनी सोच में गुम थी। अनुराग चुपके से उसके पास आकर बैठ गया। कहाँ खोई हो भावना? अनुराग की आवाज़ पर भावना एकदम चौंक गई। उसकी घबराहट देख अनुराग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब से दोनों का रिश्ता तय हुआ था,
भावना अनुराग के सामने होते ही नर्वस हो जाती थी। अनुराग धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, भावना, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? और उसने अचानक उसका हाथ थाम लिया। भावना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जो अनुराग को और भी प्यारी लगी। भावना का चेहरा रंगों से भर गया और अनुराग का दिल उसके चेहरे के रंगों में खो गया। भावना ने झट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अनुराग जी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, उसने हल्के से कहा। लेकिन अनुराग की मुस्कान और गहरी हो गई। वो जान गई थी कि इतनी आसानी से वो हाथ नहीं छोड़ेगा। अनुराग ने धीरे से कहा, पहले ये तो बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? भावना ने अपनी पलकों को झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, खुश हूँ। और फिर अनुराग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो झिझकते हुए जल्दी से अंदर कमरे में चली गई। उसकी इस नर्वस शर्माई सी अदाओं को देखकर अनुराग का दिल सुकून से भर गया। सबकी सलाह से फिर अनुराग और भावना की शादी की तारीख तय हो गई थी। तय पाया गया था कि शादी के बाद अनुराग तुरंत लंदन चला जाएगा और वहां से 3 साल बाद लौटकर वे विदाई करेंगे। इस फैसले पर सभी सहमत थे, क्योंकि इस उम्र में विदाई किसी को भी सही नहीं लगी। भावना अभी सिर्फ 17 साल की थी और अनुराग की नई नौकरी थी, जिसमें उसे सेटल होने का समय चाहिए था। सब लोग खुश थे। भावना ने अपनी शादी का लहंगा अपनी पसंद से चुना था और वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। हल्के क्रीम रंग के खूबसूरत लहंगे में सजी हुई वो इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत और आंखों में एक मीठी सी शर्म थी। वो छोटी सी दुल्हन सभी के दिलों को भा रही थी और अनुराग तो उसे देखकर अपने दिलो जान से उस पर फिदा हो गया था। उसका बस चलता तो इसी वक्त विदाई कराकर उसे अपने साथ ले जाता, मगर हालातों के आगे मजबूर था। थोड़ी देर में भावना को स्टेज से मंडप में ले जाया गया। फूलों की वर्षा के बीच शादी संपन्न हुई और दोनों परिवारों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी। अगले ही दिन अनुराग को लंदन के लिए निकलना था। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। जाते जाते वो एक बार भावना से अकेले मिलना चाहता था। अपने दिल की हर धड़कन में उसे बसा लेना चाहता था। उसने खास भावना के लिए एक डायमंड रिंग बनवाई थी, जो वो उसे अकेले में देना चाहता था। वो जानता था कि वे अपने रिश्ते की शुरुआत अभी नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर सकता था कि उसे सीने से लगाकर अपनी धड़कनों को थोड़ा सुकून दे सके। भावना का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान छा गई। उसने सोचा, जब वो मेरी बाहों में होगी, ना जाने उसकी क्या हालत होगी। वो तो एक नज़र से ही सिमट जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। भावना भी थकी हुई अपने कमरे में जाने लगी थी। तभी अनुराग उसके पास आकर कानों में धीरे से फुसफुसाया, भावना, मेरा इंतज़ार करना, सारे काम निपटाकर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अनुराग के इन शब्दों से भावना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो भी उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि अनुराग फिर कई सालों के लिए जाने वाला था। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए वो कई देर से अनुराग की राह तकते तकते वहीं बैठे बैठे सो गई। तभी उसे नींद में लगा जैसे कोई उसके पास झुका हुआ है। किसी की नज़रों को महसूस कर उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा अनुराग आ गया है। उसने धीरे से आंखें खोली, मगर सामने अनुराग नहीं था। वहाँ अनुराग का मासी का बेटा कमलेश खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस झलक रही थी, जिसने भावना की सांसें रोक दी। वो इतनी घबराई कि पलकें भी झपकना भूल गई। भावना सोफे पर बैठी थी और कमलेश उसके ऊपर झुका हुआ था और हवस भरी नज़रों से उसे ताक रहा था। अगले ही पल भावना को होश आया और उसने झटके से कमलेश को दूर धकेल दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो ठिठक गई। दरवाजे पर अनुराग खड़ा था और उसे देखकर वो अंदर तक दहल गई, जबकि अनुराग अपने आंखों में बेयकीनी और बेएतबारी लिए उसे ही देख रहा था। भावना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी। भावना की नज़रें अनुराग पर टिकी थीं, जबकि अनुराग भावना को नहीं बल्कि उसकी लाल खून से भरी आंखें तो कमलेश पर टिकी हुई थीं, जिसकी बहकती हुई नज़रें भावना के वजूद पर थीं। और फिर अगले ही पल अनुराग आगे बढ़ा था और उसने कमलेश का गिरेबान पकड़ लिया। कमलेश अनुराग की मासी का बेटा था। अनुराग के घर कमलेश का आना जाना लगा रहता था और वहीं उसने भावना को देखा था। उसका दिल भावना पर आ चुका था। वो उसे पाना चाहता था हर कीमत पर। और जब उसे पता चला कि उसका रिश्ता अनुराग से तय हो गया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसे सोच लिया था कि किसी न किसी तरह भावना को अपना बनाकर ही रहूँगा।
उसने हर मुमकिन कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसने अपना रिश्ता भी भावना की दादी के पास भेजा था। लेकिन भावना की दादी ने ये कहकर मना कर दिया कि वह अनुराग का रिश्ता स्वीकार कर चुकी हैं। अब किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। तब से ही कमलेश आग बबूला था। उसने सोच लिया था कि ठीक है, शादी तो अनुराग से ही हो गई, लेकिन भावना के साथ सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा। और यही सोचकर वो भावना के कमरे में चला आया था। सोफे पर बेखबर सोती भावना उसके दिल के तार को छेड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे चलता भावना के करीब आया था। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को वो कितनी देर तक देखता रहा था, और फिर धीरे धीरे वो अपने होंठ भावना के होंठों की तरफ ले जाने लगा कि तभी भावना की आंख खुल गई थी। और ये एक ऐसा सीन था जो अनुराग ने अपनी आंखों से देख लिया था। अनुराग को लगा कि शायद भावना अपनी मर्जी से कमलेश के साथ थी। कमलेश ठीक भावना के सामने खड़ा था, इसलिए अनुराग ने यह नहीं देख पाया कि भावना तो सो रही थी। अनुराग ने आगे बढ़कर कमलेश का गिरेबान पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनुराग ने उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा था। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग ही भावना के कमरे में जमा हो गए थे, जबकि भावना फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। उसकी सांसें रुक सी गई थी। अनुराग जमीन पर पड़े कमलेश को बुरी तरह अपनी ठोकरों से मार रहा था। ये मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई थी। सब लोगों ने आगे बढ़कर दोनों को अलग करने की कोशिश की, मगर अनुराग पर तो खून सवार था। मुझे बता, तो क्यों आया था यहाँ पर? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी के कमरे में आने की? अनुराग में गिरेबान से पकड़कर उसे ज़मीन से उठा लिया, जबकि कमलेश की हालत तो ख़राब हो गई थी। वो समझ गया था कि अब उसे अनुराग से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसने अपने शैतानी दिमाग में प्लान बनाया था। उसने एक नज़र कोने में डरी सहमी खड़ी भावना पर नज़र डाली थी, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक झटके से खुद को अनुराग से अलग किया और कहने लगा, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी पत्नी से पूछो, क्योंकि उसने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था। कमलेश की आवाज़ पर कमरे में मौजूद सब लोगों को सांप सूंघ गया, और जबकि अनुराग का बड़ा हुआ हाथ वहीं हवा में रुक गया। वो अविश्वास से भावना को देख रहा था। भावना ने कमलेश को देखा। वो ना समझी से कमलेश को देख रही थी, लेकिन सब उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे कि तभी उसे कमलेश की बात समझ आ गई कि उसने ये क्यों बोला था, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल अनुराग भावना के सामने जाकर खड़ा हो गया। कितनी ही देर तक उसे कहर भरी नज़रों से देखता रहा। दो आंसू टूटकर उसके पलकों पर आए थे। उसका दिल इस वक्त छलनी छलनी हो गया था। भावना पर उसने कितना विश्वास किया था। उसे ज़िंदगी की सारी खुशियां देने के बारे में सोच रहा था, और भावना ने उसके साथ बेवफाई की थी। यही सोचकर उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। अचानक ही उसका हाथ उठा और भावना के नाजुक से गाल पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिया। उसने तो भावना से सफाई भी नहीं मांगी थी, और एक पल में ही कमलेश की बात का यकीन कर लिया था। जबकि अपने गाल पर हाथ रख भावना फटी फटी निगाहों से अनुराग को देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि बेयकीनी की मार क्या होती है। अनुराग गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो पहले ही बता देती। ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे दिल में मोहब्बत का बीज क्यों बोया? तुम्हें शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन भावना, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पर तुम जैसी को इन बातों की आदत होगी ना। आज मुझे तुम्हारे कैरेक्टर की असलियत समझ में आ गई है। तुम एक गिरी हुई घटिया लड़की हो। वो अपनी बातों से उसकी इज्जत तार तार कर चुका था, और भावना चुपचाप खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराग ने उसे थप्पड़ मारा और अब उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा था। उसकी इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोग अफसोस भरी नज़रों से भावना को देख रहे थे। सबकी नज़रों में भावना ने कमलेश की बात पर विश्वास करने वाले भाव रख देखे थे, और उसका दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हुआ था। भावना कुछ कहने के काबिल नहीं रह गई थी, बस अनुराग को देखे जा रही थी, और उसकी आंखों में अपने लिए बढ़ती नफरत को महसूस कर रही थी। उसने अपनी दादी की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए सर झुकाए अनुराग के माता पिता और दादा के सामने खड़ी थी, जैसे उनके सामने माफ़ी मांग रही हों। भावना दौड़कर अपनी दादी के पास आई और बोली, नहीं दादी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर आप क्यों माफ़ी मांगेंगी? लेकिन उसकी दादी ने उसे कंधे से पकड़कर खुद से दूर कर दिया। वो फिर अनुराग के माता पिता और दादा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। भावना ने जो किया है, मेरी नज़रें शर्म से झुक गई हैं। ये सुनकर अनुराग के दादा ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बहन जी, गलती आपकी नहीं है, तो आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? यहाँ जो हुआ है उसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। इससे पहले कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, सच को जानना ज़रूरी है।
दादा की बात से भावना की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन अगले ही पल अनुराग ने उस किरण को भी कुचल दिया। वो बोला, दादाजी फैसला हो चुका है। मैं ऐसी बदनाम किरदार की लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। अनुराग के माता पिता भी आगे बढ़े। उसकी माँ ने कहा, अनुराग बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ऐसी बदचलन और आवारा लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। इसने तो शादी के पहले ही दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस बीच मौका पाकर कमलेश वहाँ से निकल चुका था, जबकि अनुराग गुस्से में मुट्ठियां भींचे खड़ा था। सबको हटाते गहरी सांसें भरते हुए अपने कमरे में चला आया। वो बिस्तर पर बैठा सिर हाथों में लिए चुपचाप रोता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जब उसने कमलेश को भावना के ऊपर झुके हुए देखा था। दोनों के होंठ एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे किसी भी पल एक दूसरे को छूने वाले हों। यह ख्याल उसे अंदर से जलाने लगा था। और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अनुराग लंदन चला गया था और फिर वही सेटल हो गया। पिछले 5 साल से वो हिंदुस्तान नहीं आया था। साक्षी जी रो रो कर उसे बुलाती थी, लेकिन वो हर बार मना कर देता और इस बार तो साक्षी जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई थी। अनुराग को भी उनकी तबीयत का बता दिया गया था और फिर अपनी माँ की ख़राब तबीयत का सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और अब 5 साल बाद वो वापस हिंदुस्तान आ रहा था। यह खबर भावना को भी मिली थी, लेकिन उसके दिल के जज्बातों ने कोई शोर नहीं मचाया था, बल्कि वो चुपचाप खामोश बैठी रही थी। सुबह भावना सोकर उठी तो कुछ देर तक सुन दिमाग के साथ बिस्तर पर लेटी रही। थोड़ी देर बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो पूरे घर में हलचल मची हुई थी। उसकी सास साक्षी जी इधर उधर नौकरों को निर्देश दे रही थी। भावना समझ गई कि आज अनुराग वापस आ रहा है। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो खामोशी से नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ गई और अपनी दादी कौशल्या जी पर एक नज़र डाली। कौशल्या जी ने तो भावना की ओर देखा, जो चुपचाप गुमसुम उदास होकर नाश्ता कर रही थी। कौशल्या जी ने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता जारी रखा। हालांकि भावना का दर्द वो समझती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि उनकी पोती का घर बस जाए। एक बार अनुराग वापस लौट आए तो किसी तरह इस मामले को सुलझा जा सकता था और इसीलिए वो इस मामले में चुप सड़ी हुई थी। भावना से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जिससे कि साक्षी जी को बातें बनाने का मौका ना मिल सके। इस वक्त भी भावना की सूजी हुई आंखें और थका चेहरा कौशल्या जी के दिल पर चोट कर गए। कल यूनिवर्सिटी से आने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था और साक्षी जी की नाराज़गी के कारण कौशल्या जी ने भी रात को उसे खाने के लिए नहीं बुलाया। जब वो देर रात उसके कमरे में खाना लेकर गई तो वो सो चुकी थी। साक्षी जी ने कहा, भावना, आज मेरा बेटा पूरे 5 साल बाद इस घर में लौट रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने आओ और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे फिर दूर हो जाए। तुम अपने कमरे में ही रहना। मैं किसी नौकर से कहकर तुम्हारे कमरे में खाना भिजवा दूंगी। भावना ने बेबस नज़रों से अपनी सास साक्षी को देखा और फिर अपनी दादी की ओर नज़र उठाई, जो पहले की तरह नज़रें चुरा गईं। जब से वो हादसा हुआ था उसकी दादी भी उससे पराई हो गई थी और अब वो बहुत कम बात करती थी। इस घर में सिर्फ दादाजी ही थे जिनसे वो कभी कभी बातें कर लिया करती थी। भावना अपनी सास का कठोर व्यवहार सह सकती थी, मगर दादी की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया था। दादाजी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शायद मौके को देखकर वो खामोश रह गए। भावना का दिल अब नाश्ते से उठ चुका था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी, बैग उठाया और बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते ही उसके रुके हुए आंसू बहने लगे। यूनिवर्सिटी से लौटकर वो घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अनुराग आ चुका होगा और वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी सहेली के घर चली गई। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए।